हाय एवरीवन। तो हम दिसंबर 4th का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मेक स्ट्रिंग अ सबसीक्वेंस यूजिंग साइक्लिक इंक्रीमेंट्स। तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, और हमें एक ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें कि इस ऑपरेशन में हम एक सेट ऑफ इंडाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग 1 से, और इस सेट के हर इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है ना उसको साइक्लिकली इंक्रीमेंट कर सकते हैं बाय 1। इससे साइक्लिकली का क्या मतलब है कि अगर ए है तो हम ए को बी में चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली बी को सी में, ऐसे करके हम चेंज करते जा सकते हैं। और सपोज अब हमारा कैरेक्टर जी है तो जी के आगे कुछ नहीं रहेगा, राइट? तो उसको हम साइक्लिकली चेंज करेंगे और वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इस ऑपरेशन को फॉलो करते हुए एटमोस्ट वन टाइम इंक्रीमेंट करके ये स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 को एज अ सबसीक्वेंस फाइंड कर सकें तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। और अगर ये स्ट्रिंग 2 प्रेजेंट नहीं है एज अ सबसीक्वेंस इन स्ट्रिंग 1 तो हमें उस केस में फॉल्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पे इन्होंने सबसीक्वेंस की डेफिनेशन दी है जो कि मोस्टली हमें पता होगी। सबसीक्वेंस मतलब कि जो सपोज दो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। पहली स्ट्रिंग है ए बी डी ई एफ और दूसरी स्ट्रिंग है ए डी। तो नाउ सी, अगर हम इसमें से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर दें, जैसे कि इसमें से हम बी को रिमूव कर दें और ई एफ को रिमूव कर दें, तो जो हमारी स्ट्रिंग बचेगी वो ए डी बचेगी, राइट? तो सी, अब ना इन कैरेक्टर्स को रिमूव करने के बाद ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग एज अ सबसीक्वेंस प्रेजेंट है हमारी स्ट्रिंग 1 में। बस हमें इतना ही चेक करना है कि अगर स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में प्रेजेंट है ईदर डायरेक्टली, और अगर डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट है तो हम अगर कुछ कैरेक्टर्स को चेंज करें इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या हमारी स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में प्रेजेंट रहेगी? अगर हाँ तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और फॉल्स अदरवाइज। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके जल्दी से। तो हमारा पहले एग्जांपल में जो दो स्ट्रिंग्स दी हैं वो है ए बी सी और ए डी। अब देखिए, अगर इस सी को चेंज कर दें इंक्रीमेंट करके डी में, तो उसके बाद ए बी डी और ए डी ये दो स्ट्रिंग्स बन जाएंगे, राइट? और अब देखिए ये ए डी इसमें प्रेजेंट है, अगर हम इससे बी को रिमूव करें तो ए डी एंड ए डी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए डी एज एन सबसीक्वेंस प्रेजेंट है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद अगला एग्जांपल देखें तो इसमें देखिए जी सी और ए डी दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं। अब हमें एक सेट ऑफ इंडाइसेस सिलेक्ट करना है, राइट? तो हम अगर इस सेट में दोनों इंडेक्सेस को ले लें और इनको इंक्रीमेंट कर दें बाय 1, तो जी ए में चेंज हो जाएगा, सी डी में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ए डी और ए डी मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल में देखिए, ये ऐसा एग्जांपल है जिसका आंसर फॉल्स है। तो अब देखिए, अगर हम किसी भी सेट को सिलेक्ट कर लें तो भी ये जो हमारा ए बी है वो मैक्सिमम चेंज हो सकता है बी सी में, राइट? इसमें डी कभी भी प्रेजेंट नहीं होने वाला है, और इसीलिए ये कभी भी एज अ सबसीक्वेंस इस वाली S1 वाली स्ट्रिंग में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स आया हुआ है। एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा लो है, नियरली 50% ही लोग इसको सॉल्व कर पाए, और उसका रीजन जो मुझे लगता है वो ये कि यहाँ पे इन्होंने बोला है इन एन ऑपरेशन हमें किसी भी इंडेक्स के कैरेक्टर को इंक्रीज करना है एक बार पर। ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि जब इन्होंने बोला है कि एटमोस्ट वंस, तो एटमोस्ट वंस का मीनिंग क्या है? एक्चुअली इस क्वेश्चन में एटमोस्ट वन का मीनिंग है कि हम अगर एक सेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ एक बार इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर सपोज हमने बी सी डी इस सेट को सिलेक्ट किया है, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है और फिर हमने नया सेट ये वाला पिक किया है पी क्यू वाला, तो एटमोस्ट वंस का यहाँ पे मतलब है कि हम इस बी सी डी को एक बार तो चेंज कर लेंगे सी डी ई में, पर फिर हम इसको अगेन चेंज नहीं कर पाएंगे। हम चाहें कि हम इसको डी ई एफ में चेंज कर दें तो नहीं, ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है। बट सेट तो हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग से। तो अगर ये वाली इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर कट दी होती तो मुझे लग रहा है कि और भी मतलब लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाते। इसके बाद अगर किसी ने अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं उनको बोलूंगा कि आप एक बार इसकी हिंट्स देख लीजिए, उसके बाद तो आप मोस्टली इसको सॉल्व कर ही लेंगे। इन्होंने एक्चुअली सूडो कोड ही दे दिया है हिंट्स में। फाइन। तो अब आते हैं हम इसको सॉल्व करने की अप्रोच के लिए कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सी, सबसीक्वेंस के लिए हमें यही तो चेक करना है ना कि एक ऑर्डर में सारे कैरेक्टर्स str2 के सारे कैरेक्टर्स क्या स्ट्रिंग 1 में प्रेजेंट हैं। बस ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ये मस्ट है, राइट? तो क्यों ना हम दो पॉइंटर ले लेते हैं,
एक को हम जे पॉइंटर को हम स्ट्रिंग 2 पे पॉइंट करा देते हैं और मैच करते जाएंगे कि अगर स्ट्रिंग 1 में आई पॉइंटर और जे पॉइंटर दोनों मैच हो रहे हैं तो हम दोनों को इंक्रीज कर देंगे, अदरवाइज हम देख लेंगे हमारी कंडीशन के हिसाब से मूव करके। और एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, किसी को अगर ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है तो आप ना इस एग्जांपल को ड्राई रन करने की सोचिए कि सपोज ए बी सी डी है पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग है बी सी। एक बार बस ये फाइंड कीजिए कि क्या बी सी सबसीक्वेंस है इस S1 वाली स्ट्रिंग में। अगर है तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया, बस सेम कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए गिवन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो अब समझते हैं हम इस वाले एग्जांपल पे। तो सी उन्होंने बोला है कि सेट ऑफ इंडाइसेस आपको सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ इंडाइसेस सिलेक्ट करने की वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे कि हम हर एक कैरेक्टर को एक सेट मानेंगे। तो एक टाइम पे हम एक ही कैरेक्टर को मैच करने का ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ सकती है इस एग्जांपल में, अगर हम वापस से आई और जे पॉइंटर ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा आई पॉइंटर मूव करेगा, यहाँ पे जे पॉइंटर मूव करेगा। तो इनिशियली आई पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस ए को और जे पॉइंटर इस ए को पॉइंट कर रहा है। तो पहले केस में देखिए दोनों मैच हो रहे हैं। अगर दोनों सीधे सीधे मैच हो रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि एक स्ट्रिंग हमें ऐसी दी गई है कि क्या एडी का सबसीक्वेंस है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ऑब्वियसली सबसीक्वेंस है, राइट। तो वही हो रहा है यहाँ पे, ए और ए मैच हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने आई और जे पॉइंटर को सीधे सीधे मूव करा देंगे अगले कैरेक्टर पे। अब देखते हैं अगेन सेम केस मिला, बी और बी ऑलरेडी मैच हो रहे हैं तो हम फिर से दोनों पॉइंटर्स को मूव करा देंगे आगे की तरफ। अब अगेन सी और सी मैच हो रहे हैं तो हम फिर से पॉइंटर्स को आगे मूव कर देंगे। तो अभी तक जब हमें सेम कैरेक्टर्स मिल रहे थे तो हमने अपने दोनों पॉइंटर्स को मूव करा दिया, राइट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जेड है और यहाँ पे वाई है। सॉरी, मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। हाँ, तो अब हमारा आई वाला पॉइंटर वाई को पॉइंट कर रहा है और जे वाला पॉइंटर जेड को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगर देखें तो हम अपने यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑलरेडी मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। तो क्या इंक्रीमेंट के बाद ये मैच कर सकते हैं, क्या हम इसको एक सेट मान सकते हैं, इस वाई को और इस जेड को। तो ऑब्वियसली हम इनको एक सेट मान सकते हैं और इंक्रीमेंट करने के बाद ये वाई कन्वर्ट हो जाएगा जेड में, राइट। और अब देखिए जेड और जेड मैच हो रहे हैं। तो अगर ऐसा केस मिल रहा है कि इंक्रीमेंट के साथ मैच हो रहे हैं तो भी हम अपने आई और जे पॉइंटर्स को मूव करा देंगे। तो इसके बाद देखिए अब अ, हमारा जो आई पॉइंटर वो जे को पॉइंट कर रहा है, जी पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला केस हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल में देख लिया है कि जेड चेंज होगा ए में। तो ये जेड और ए मैच हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा आई पॉइंटर फर्दर आगे बढ़ जाएगा और जे पॉइंटर भी आगे बढ़ के अब डी को पॉइंट कराने लग जाएगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे ए और डी, क्या ए और डी डायरेक्ट मैच हो रहा है, नहीं। क्या हम ए और डी को मैच करा सकते हैं किसी तरीके से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक सेट में सिर्फ एक ही बार इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ए ना मैक्सिमम बी तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये अगर मैच नहीं हो रहा है इधर डायरेक्टली और बाय इंक्रीमेंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ आई वाले पॉइंटर को मूव करा देंगे और हम ट्राई करेंगे कि हो सकता है इस कैरेक्टर को हमें रिमूव करके सबसीक्वेंस मिल जाए। तो यहाँ पे हमने अपने इस वाले कैरेक्टर को रिमूव किया है। ठीक है, अब देखते हैं डी और डी। यहाँ पे देखिए डी और डी डायरेक्टली मैच कर रहे हैं। तो हम अपने दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए पी और क्यू डायरेक्टली तो मैच नहीं हो रहे हैं, बट हम पी में अगर इंक्रीमेंट करें तो ये क्यू के बराबर हो जाएगा, राइट। तो अगेन सेम केस मिला, हम इस पे फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। और अब देखिए क्यू और क्यू डायरेक्टली मैच हो रहे हैं तो ये वाली स्ट्रिंग भी खत्म हो गई और ये वाली स्ट्रिंग भी खत्म हो गई। अब देखिए अगर स्ट्रिंग टू कंप्लीटली कंज्यूम हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग S1 में प्रेजेंट थी। और अगर ऐसा था तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैरेक्टर मिल गया होता, सपोज यहाँ पे पी क्यू की जगह पे ए बी टाइप कुछ प्रेजेंट रहता। तो अब देखिए जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे होता इस ए पे और ये वाला पॉइंटर इस क्यू को पॉइंट कर रहा होता, उस टाइम पे क्या होता, ए और क्यू को हम कैसे भी मैच नहीं कर पाते तो सिर्फ हम आई वाले पॉइंटर को मूव करते। और अब देखिए बी और क्यू भी कैसे भी मैच नहीं होंगे तो हम यहाँ पे आ जाते। अब देखिए ये वाली स्ट्रिंग अभी भी बची हुई है, राइट। बट जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है S1 ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो गई है। तो अगर S1 पहले खत्म हो जा रही है तो इस केस में
इसका मतलब है कि S2 एज अ सबसीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, और उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। बस ये हमारी जो दो तीन कंडीशंस थी, हमें बस इन्हीं को कोड में लिख देना है। तो अगर मैं इसको जल्दी से सूडो कोड की फॉर्म में लिखूं, तो मैंने सारी पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले तो हमें दो पॉइंटर्स ले लेने हैं आई एंड जे, जिसमें आई हमारा S1 को और जे S2 को पॉइंट करेगा। इसके बाद हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, राइट, कि या तो कैरेक्टर्स जो है वो डायरेक्टली मैच हो रहे हो, जैसे कि P और P। अगर ऐसा केस है तो उस केस में हमें दोनों के दोनों पॉइंटर्स को एक साथ मूव करा देना है। फिर अगला केस हो सकता है कि इंक्रीमेंट के बाद मैच हो रहे हो, जैसे कि P और Q। तो अगर हम P को एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो ये Q में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद Q और Q मैच हो जाएंगे। तो इस केस में भी हमें I और J दोनों को मूव करा देना है। इसके बाद अगला केस बचता है कि मैच हो ही नहीं रहे हैं, ना तो डायरेक्टली ना ही इंक्रीमेंट की बात। तो इस केस में जैसे कि हम ए को क्यू से कैसे भी मैच नहीं कर सकते, राइट, तो उस केस में हमें सिर्फ आई पॉइंटर को इंक्रीज करना है। और लास्ट केस बच फाइनली, अगर हमारी जो S2 वाली स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये S2 S1 में सबसीक्वेंस की फॉर्म में प्रेजेंट थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। और हाँ, यहाँ पे जो हमारा थर्ड केस था ना, इंक्रीमेंट के बाद मैच, तो यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला तो कि जो कैरेक्टर है वो ABCD टिल डब्ल्यू सॉरी टिल वाई कुछ भी है, तो उस केस में तो हम सीधा एक से इंक्रीमेंट करके चेक कर सकते हैं। बट अगर हमारा कैरेक्टर Z हुआ, तो Z को हमें साइक्लिकली इंक्रीज करके ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला केस हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो बस इसी को हमें बस कोड कर देना है। अगर किसी ने इसको अभी भी कोड नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से बस इसके बाद आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, तुम इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, जल्दी से इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने N1 और N2 कैलकुलेट कर लिए हैं, और सपोज एक एज केस डिस्कस करना हम भूल गए थे। अगर S1 की लेंथ जो है वो कम है S2 की लेंथ से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रिंग 2 कंप्लीटली स्ट्रिंग 1 में आ ही नहीं सकती कैसे भी, राइट। तो उस केस में हमें तो यहाँ से सीधे ही फॉल्स रिटर्न कर देना है। अदरवाइज जैसा हमने डिस्कस किया था, हम अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दो पॉइंटर्स ले लेते हैं, आई और जे, जो कि इनिशियली दोनों स्ट्रिंग्स के स्टार्ट में पॉइंट कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद हम विद अ लूप इन कैरेक्टर्स को मैच करना ट्राई करेंगे। तो जब तक हमारा आई छोटा है N1 से, एंड एंड जब तक हमारा जी छोटा है N2 से, तब तक हम इनको मैच करने का ट्राई करेंगे। अब अगेन यहाँ पे कुछ केसेस पॉसिबल है, राइट। सबसे पहला केस तो कि कैरेक्टर सीधे सीधे ही मैच हो रहे हो, डायरेक्ट मैच हो रहा हो। तो इफ STR1 में जो आयत कैरेक्टर है वो अगर STR2 के jth कैरेक्टर से सीधे सीधे ही मैच हो रहा है, तो उस केस में हमें आई और जे दोनों को इंक्रीज करना था, राइट, क्योंकि ये मैच हो रहे हैं। इसके बाद हमारा अगली कंडीशन जो पॉसिबल थी वो थी कि इंक्रीमेंट के बाद मैच हो रहे हो। तो अगर STR1 ऑफ आई, अगर ये इसमें हम +1 करें, तो अगर ये बन जाता है STR2 में jth कैरेक्टर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई को भी इंक्रीज कर देंगे और जी को भी इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद एक और केस पॉसिबल था, जबकि हमारा जो आयत कैरेक्टर है वो जी है। तो अगर STR1 ऑफ आई, अगर ये Z के बराबर है, एंड इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर STR2 ऑफ J अगर ये ए के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जब हम Z में +1 करेंगे या Z को इंक्रीज करेंगे, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में भी हमें आई को भी इंक्रीज कर देना है और जे को भी इंक्रीज कर देना है। और अगर इनमें से कोई सा भी केस नहीं था, इसका मतलब है कि कोई मैच है ही नहीं, राइट। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारा दूसरा केस हो गया। इसके बाद अगला केस बचता है कि मैच कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इस केस में हमें क्या करना था, एल्स हमें सिर्फ आई को इंक्रीज कर देना है। और ऐसा करते हुए अगर हमारी जो S2 वाली स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई है, इसका मतलब है कि जो हमारा जी पॉइंटर है वो N2 को पॉइंट करेगा। अगर ऐसा है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि सबसीक्वेंस प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो बस ये सिंपल सा कोड था। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो सारे गिवन टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो गए हैं। हाँ, इसमें हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर सकते थे कि हमने ये जो अलग अलग कंडीशंस लिख के रखी है ना, हम इसको एक ही जगह पे भी मर्ज कर सकते थे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये भी एज इट इज ही चलेगा। और अगर इसको सबमिट करें तो इसको सारे टेस्ट केसेस पास कर देने चाहिए।
और इंडीड हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पे एक लूप चलाया, राइट, और ये चलेगा टिल द लेंथ ऑफ द बिगर स्ट्रिंग। तो n1 यहाँ पे n2 से ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n1 हो सकती है, और वर्स्ट केस में इसकी वैल्यू 10⁵ हो सकती है, राइट। सो या ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस के लिए हमने कोई भी कंटेनर यहाँ पे यूज किया नहीं है, तो O1 स्पेस में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। So this is it for this question. Thank you.